हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, नेचर एंड स्कोप ऑफ स्टाफिंग, जिसके अंदर हम लोग समझेंगे स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, स्टाफिंग की डेफिनेशन क्या है, नेचर और फीचर ऑफ स्टाफिंग, इम्पोर्टेंस और नीड ऑफ स्टाफिंग एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ द स्टाफिंग। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन को जो है सुटेबल और एफिशिएंट पर्सन जो है हायर करने पड़ते हैं, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, जो ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है, उसको सही ढंग से परफॉर्म किया जा सके। स्टाफिंग जो है मैनेजरल फंक्शन है, जिसके अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जो पोजीशंस क्रिएट की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसको फिल किया जाता है और कोशिश की जाती है कि वो हमेशा फिल्ड ही रहे। और स्टाफिंग के अंदर आ जाता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है टू फाइंड आउट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब विद द राइट क्वालिफिकेशन एट द राइट टाइम। स्टाफिंग का मतलब होता है कि मैचिंग जॉब विद द इंडिविजुअल, कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जॉब्स हैं उसके रिगार्डिंग जो है सुटेबल पर्सन जो है उसको रखना। स्टाफिंग जो है लाइन फंक्शन भी है, स्टाफ फंक्शन भी है। जैसे स्टाफिंग, जैसे अगर पर्सनल डिपार्टमेंट स्टाफिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है तो वो लाइन है। अगर वो दूसरे डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग जो है फंक्शन परफॉर्म करता है तो वहां पे ये स्टाफ फंक्शन है, जहां पे वो एडवाइस देता है। तो ये लाइन फंक्शन भी है, स्टाफ फंक्शन भी है। स्टाफिंग को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, फ्रेंच वैनफिल ने डिफाइन किया है, स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट is the recruitment, selection, development, utilization, compensation and motivation of the human resource of the organization। कि देखो, जब हम स्टाफिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जो लोग हैं उनको रिक्रूट करना, उनको सिलेक्ट करना, उनको डेवलप करना, उनको यूटिलाइज करना, उनको सुटेबली रेम्युनरेशन प्रोवाइड करना, उनको मोटिवेशन देना। कून्स ओडोनल ने डिफाइन किया है, द मैनेजरल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व मीनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन। देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जो पोजीशंस होती हैं, वहां पे जो बंदे की रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपर सिलेक्शन से उसको वो डिपार्टमेंट देना या पोजीशन देना, फिर उसका अप्रेजल करना, समय समय पर उसकी डेवलपमेंट करना, ताकि जो रोल उसको असाइन किया गया है वो कर सके। Now we will understand what is the nature of the staffing. नेचर जो है इसको हम फीचर भी कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। तो जो स्टाफिंग है दैट इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। देखो, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के बाद जो थर्ड फंक्शन होता है ये स्टाफिंग का है। इन ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन इट इज परफॉर्म्ड आफ्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। अगर कोई रनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके अंदर ये कंटिन्यूअल फंक्शन है। और यहाँ पे देखो, जो स्टाफिंग है इसके अंदर सब तरह के ह्यूमन रिसोर्स जो है आ जाते हैं, चाहे वो ब्लू कॉलर्ड है, चाहे वो व्हाइट कॉलर्ड है। इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, ग्रुप्स आ जाते हैं विच आर रिक्वायर्ड एट ऑल दी लेवल्स। और जो स्टाफिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। और यहाँ पे है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, कि जो जिस स्पेशलाइजेशन का बंदा है उसी स्पेशलाइजेशन की उसको जॉब प्रोवाइड करना, ताकि उसकी स्पेशलाइजेशन के मुताबिक, उसकी स्किल के मुताबिक उससे काम लिया जा सके। ये कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको, अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है तो हमें एम्प्लॉयज चाहिए, मेंटेन करने पड़ते हैं, रिटेन करने पड़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड करती है या डाइवर्सिफाई करती है, या कोई एम्प्लॉयज रिटायर होते हैं या छोड़ के चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वैकेंसीज होती हैं, उन वैकेंसीज के अंदर जो है लोगों को रखना। और यहाँ पे जो स्टाफिंग फंक्शन होता है दैट इज कंसर्न विद द एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज को सुटेबली एम्प्लॉयड करता है, फिर समय समय पे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और उनकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करता है।
स्टाफिंग जो है दैट इज डन एट ऑल लेवल, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो मिडिल लेवल है, चाहे वो लोअर लेवल है। स्टाफिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल दी लेवल्स। तो कई बार क्या होता है कि सेपरेट पर्सन होते हैं जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का काम करते हैं। कई बार डिपार्टमेंटल लेवल के अंदर कि जिस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है वही डिपार्टमेंट इसके साथ डील करता है। और कई बार क्या होता है पर्सोनल डिपार्टमेंट या एचआरएम डिपार्टमेंट सेपरेट से होता है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टाफिंग रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करता है। स्टाफिंग जो है दैट इज ऑलवेज लिंक्ड विद द गोल ओरिएंटेड, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन हमें चाहिए वही ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं उनके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं क्योंकि लोगों के पास एबिलिटी होती है और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सकती है, अपने गोल्स अचीव कर सकती है उन्हीं पर्सन की एबिलिटी के बेसिस पे। तो स्टाफिंग जो है दैट इज ऑलवेज लिंक्ड विद द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखते हैं स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो है क्या रिलेशन है। देखो जो ह्यूमन सोर्स है उसको मैनेज करना जो है दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो एंड सर्वाइव जो है ह्यूमन बीइंग के बिना नहीं कर सकती। तो स्टाफिंग जो है दैट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट। और ह्यूमन बीइंग जो होते हैं एसेट्स हैं, तो इसलिए क्या है कि उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है डील करना पड़ता है। जब हम उनको डील करते हैं तो उनके साथ ह्यूमन अप्रोच अडॉप्ट की जाती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर होता है दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है दैट इज द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कंपनसेशन एंड मोटिवेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ह्यूमन बींग्स हैं जिनको रखा जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेंथ होते हैं। अगर वो काफ़ी एक्सपर्ट और टैलेंटेड है तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने में हेल्प करते हैं। और यहाँ पे जब हम स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखो यहाँ पे लोगों के साथ डील किया जाता है और ह्यूमन बींग्स के अंदर इसलिए उनको हायर किया जाता है क्योंकि उनके पास नॉलेज होती है, एबिलिटी होती है, स्किल होती है, टैलेंट होती है। उस टैलेंट को किस तरह से यूटिलाइज करना है। तो स्टाफिंग जो है दैट इज कंसर्न विद एम्प्लॉइंग एंड डेवलपिंग द एम्प्लॉयज। हमने राइट पर्सन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है, फिर उसको सुटेबली ट्रेन एंड डेवलप करना है ताकि वो मैक्सिमम वे से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रीब्यूट कर सके। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है एम्प्लॉयज के अंदर ये फीलिंग, इंगेजमेंट की, कमिटमेंट की जो है वो स्पिरिट जो है इनकरेज करती है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के अंदर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सके। उसी तरह हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो मेन फंक्शन है कि लोगों को मैनेज करना, उनका डेवलपमेंट करना और मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। और जिसके अंदर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट आ जाता है। फिर है कि जो एम्प्लॉयज हैं और जो मैनेजमेंट है उसके बीच में पॉजिटिव जो है रिलेशन, कॉर्डियल रिलेशन बिल्ड करना। स्टाफिंग जो है लाइन फंक्शन भी है, स्टाफ एक्टिविटी भी है। देखो स्टाफ फंक्शन स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ नीड असेसमेंट, जहां पे हमें लगता है कि हमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, जिसके बेसिस पे हम लोगों को रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। उसी तरह स्टाफिंग जो है दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए डिस्टिंक्ट फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है। सो स्टाफिंग की जो इम्पोर्टेंस है या हम नीड भी कह सकते हैं। देखो स्टाफिंग के अंदर क्या होता है कि हमें जो कॉम्पिटेंट पर्सन जो हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमेशा हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हमारे पास जो भी वैकेंट पोजीशंस हैं उनको फिल किया जा सके। राइट पर्सन होना चाहिए जो कि राइट जॉब परफॉर्म करे, जिससे उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है, एक्सपैंड करती रहती है, तो इसलिए हमें स्टाफिंग की जरूरत पड़ती है और स्टाफिंग के वे से ही हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन और स्टाफिंग हमें कई बार टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो उसकी वजह से भी चाहिए होती है। और स्टाफिंग जो है अगर हमारे पास सही लोग हैं तो वो हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एज होता है, जिनके बेसिस पे हम कॉम्पिटिटर के साथ compete कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ द स्टाफिंग। देखो ट्रेडिशनल था कि हमने जो है पोजीशन के साथ ही जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंट पोजीशंस हैं उनको फिल करना है, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर जो स्टाफिंग का रोल है दैट एक्सटेंड्स टू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन, अप्रेजल, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन।
देखो जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसके अंदर जो ऑनर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टाफिंग का फंक्शन परफॉर्म किया जाए। जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो वहाँ पे एक सेपरेट जो है एचआरएम डिपार्टमेंट होता है। तो अब हम देखते हैं स्टाफिंग के अंदर क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं। देखो जैसे पहले हम मैन पावर प्लानिंग करते हैं, जैसे मैन पावर रिक्वायरमेंट की असेसमेंट की जाती है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ कितने हैं, प्रेज़ेंटली कितने काम कर रहे हैं और हमारे पास सरप्लस मैन पावर है कि शॉर्टेज है। कल को अगर हमने बिज़नेस को एक्सपैंड करना है तो शॉर्टफॉल क्या है और वो जो शॉर्टफॉल है किस लेवल की है। तो यहाँ पे मैन पावर प्लानिंग के अंदर हम 2 टेक्निक्स यूज़ करते हैं वर्कफोर्स एनालिसिस और वर्कफोर्स जिसके बेसिस पे हम देखते हैं कि हमें वर्कफोर्स की कितनी आवश्यकता है, किस तरह की वर्कफोर्स चाहिए। सेकंड स्टेप जो है दैट इज़ द रिक्रूटमेंट जो कि पॉजिटिव स्टेप है जिसके अंदर हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज़ को सर्च करते हैं। यहाँ पे मेन एफर्ट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करें ताकि हमारे पास काफ़ी लोग आ जाए तो उनके अंदर से हम कॉम्पिटेंट लोग जो है sort out कर सकें। Before starting the recruitment process, the position which are required to be filled are determined। फिर देखा जाता है कि कौन सा सोर्स हमें के इंटरनल सोर्सेज भी होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर भी काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कौन सी पोजीशन पे हमने व्यक्ति को रखना है। तो हम अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से रिक्रूटमेंट करती है, किस तरह से अपने मैन पावर नीड्स को फोरकास्ट करती है, उसके बेसिस पे हम डिटर्मिन करते हैं। सिलेक्शन, देखो सिलेक्शन जो है नेगेटिव है क्योंकि इसके अंदर जो हमें व्यक्ति चाहिए हमने उनको सिलेक्ट करना है जो जॉब की रिक्वायरमेंट है और जो मतलब जॉब की रिक्वायरमेंट के अंदर जो सुटेबल पर्सन्स होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। तो सुटेबल पर्सन को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बेसिस पे उनको जॉब ऑफर की जाती है। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के अंदर क्या होता है कि उस पोस्ट के लिए उनको हायर कर दिया जाता है, फिर उनको ओरिएंटेशन जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उनको फॉर्मली जो है वेलकम किया जाता है ताकि एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट के अंदर अपना आपको कंफर्टेबल फील करे। रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया जाता है, कोलीग्स के साथ उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर क्या होता है कि देखो जहाँ पे जब हम एम्प्लॉयज को रखते हैं तो उनकी स्किल्स, एटीट्यूड और एबिलिटी को इंक्रीज करना होता है ताकि जो स्पेसिफिक जॉब उनको असाइन की गई है उसको वो परफॉर्म कर सके। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो है दैट इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द एम्प्लॉय एज वेल एज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो सुटेबल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए जो कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज के लिए होने चाहिए ताकि उनको सुटेबली ट्रेन किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है जिसको वो विद एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के साथ कर सके। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर जो है जो व्यक्ति काम करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता है और इसके अंदर काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। सुपीरियर जो है अपने सबॉर्डिनेट की जो परफॉर्मेंस होती है उसको जज करता है जिसके बेसिस पे देखा जाता है कि इसको प्रमोशन देना है, इंक्रीमेंट देना है। ये व्यक्ति अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसके पीछे क्या रीज़न है, तो क्या हमने इसको इसी पोजीशन पे रखना है या डिमोट करना है। तो वो सुटेबली जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे वो डिसीजन लिए जाते हैं। प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, अब देखो प्रमोशन का मतलब होता है कि जब हमें लगता है कि व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा कैपेबल है, उसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है तो उसको प्रमोट कर दिया जाता है, उसका डेजिग्नेशन चेंज हो जाता है, स्टेटस चेंज हो जाता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उसके साथ प्रमोशन, ड्राइव प्रमोशन भी हो सकती है जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लार्ज कर दी जाती है बट सैलरी ज़्यादा नहीं दी जाती। बट प्रमोशन जो अगर दूसरी है तो वहाँ पे उसकी रेम्युनरेशन भी इंक्रीज हो जाती है। तो प्रमोशन एवेन्यू जब मिलते हैं तो वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है ताकि वो हायर पोजीशन पे जा सके। और प्रमोशन से क्या होता है कि जो कैपेबल एम्प्लॉयज होते हैं उनको रिटेन भी किया जाता है। कंपनसेशन होता है कि जब हम एम्प्लॉयज को रखते हैं तो वहाँ पे हमें उनको पैसे भी देने हैं, रेम्युनरेशन भी प्रोवाइड करना है। वेज और सैलरी स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए फेयर हो और इस तरह इंडस्ट्री के इक्विवेलेंट भी हो। ये ना कि इंडस्ट्री से हम कम दे रहे हो तो एम्प्लॉय हमें छोड़ के जा सकता है। देखो कई बार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय है वो हमें छोड़ के भी जा सकता है, बहुत रीजन होते हैं, रेजिग्नेशन, डेथ या रिटायरमेंट। तो न्यू एम्प्लॉय जो होते हैं उसकी जगह पे आ जाते हैं। फिर है प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। देखो वर्किंग कंडीशन के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो एम्प्लॉय की वेलबींग एंड प्रोडक्टिविटी को इनहांस करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सुटेबल वर्क कल्चर होना चाहिए जिसके अंदर होता है सेफ एंड कंफर्टेबल फिजिकल इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसके अंदर प्रॉपर लाइटिंग, वेंटिलेशन,
होना चाहिए और सुटेबल फर्नीचर होना चाहिए जो कि काम करते हुए उनको कंफर्ट जो है प्रोवाइड करे। उसी तरह ही जो है वर्किंग आवर्स जो है ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को बैलेंस ना कर पाए। फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए ताकि वो वर्क लाइफ बैलेंस सही तरीके से कर सके। और जॉब सिक्योरिटी जो है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और उसी तरह क्या है कि जितना कंड्यूसिव और ओपन कम्युनिकेशन होगी उतना एम्प्लॉय जो है अपनी परफॉर्मेंस जो है अच्छी तरह से प्रोवाइड करेगा।